हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी का एग्ज़ाम लिव ऑन चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले हड़प्पा सभ्यता और जो भी प्री हिस्टोरिक पीरियड सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, उसे भी जाके आप देख लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 500 बीसी से 600 बीसी तक चला था। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चला और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला। यानी कि आप ऋग्वैदिक काल को ही वैदिक सभ्यता नहीं मानेंगे, इसमें वैदिक सभ्यता दो पार्ट में है, यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। चलिए इसके आगे चलते हैं। चलिए, ऋग्वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। पहले हम वैदिक काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो आर्य थे। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, टू द पॉइंट। आप इस चीज़ को नोट करते हुए चलेंगे। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक जो थे वो आर्य थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, यानी कि सेंट्रल एशिया से आए थे। और आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये किसने बताया था? तो ये मैकमूलर ने बताया था। ठीक है, इसके बाद वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, जो कि इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था यानी कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, जो कि एक नगरीय सभ्यता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इस काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें सब जो भी वैदिक काल था, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। वैदिक सभ्यता को 5 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विश्व और चौथा जन और पांचवा राष्ट्र। यानी कि होता है ना, ग्राम, जिला, पोस्ट, राज्य, राजधानी, फिर देश, ऐसे बनता है। उस तरीके से कुल, ग्राम, फिर इसके बाद विश्व बनता है, विश्व से जन बनता है, जन से राज्य बनता है। नेक्स्ट पर चलते। जन के शासकों को राजन कहा जाता था। इस काल में पुरोहित एवं सेनानी दो बड़े अधिकारी पद थे, यानी कि जैसे पद होते हैं आज के ज़माने में, उस तरीके से जो वैदिक सभ्यता है उस काल में दो बड़े पद थे जिसका नाम था पुरोहित एवं सेनानी। जैसे कि IAS, DGP इस तरीके से पोस्ट होते हैं, उस तरीके से उस ज़माने में भी दो पोस्ट होते थे, पुरोहित और सेनानी। तो सबसे बड़े बड़े पोस्ट होते थे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखते हैं। सूरथ रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारियों को रक्तरीन कहा जाता था। यानी कि ये 3 छोटे छोटे पद थे। इन अधिकारियों को मिलाकर, तीनों अधिकारियों को मिलाकर, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल, हवलदार, इन सबको मिलाकर केवल पुलिस बोला जाता है, उसी तरीके से सूत रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारियों को रक्तरीन कहा जाता था। दूसरा पॉइंट है इसमें, इस काल में जो व्यक्ति अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उस अधिकारी को उग्र कहा जाता था। यानी कि उग्र उस व्यक्ति को कहा जाता था, उस अधिकारी को कहा जाता जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा बड़े लोगों के समूह को कहा जाता है। यानी कि सभा और समिति के बारे में अगर बात की जाए तो सभा बड़े लोगों के समूह को कहा जाता है, जिसमें बड़े हाई क्लास के लोग आते थे, VIP लोग, और समिति आम लोगों के समूह को कहा जाता था। यानी कि छोटे छोटे गाँव के जो VIP नहीं थे, जो छोटे छोटे परिवार के थे, उनके ग्रुप को समिति कहा जाता है, सभा और समिति। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इस काल में सभापति को ईशान कहा जाता था। जिस सभा में आर्य लोग शामिल होते थे उस विदस्थ कहा जाता है। यानी कि जिस काल में आर्य लोग शामिल होते थे उसे विदस्थ कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है। यानी कि ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है। ठीक है, तो इस काल में जो सभापति थे उनको ईशान कहा जाता था। जिस सभा में आर्य लोग शामिल होते थे उसे विदस्थ कहा जाता था। और ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी आप सभी लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।